नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के 30 प्रश्न देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। दोस्तों, कार्य निकालना है। दिया गया है 12 केजी द्रव्यमान और 1.5 मीटर ऊंचाई दिया गया है। दोस्तों, किया गया कार्य यानी वर्क बराबर mgh होता है। तो m का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 केजी दिया गया है, और g का 10 दिया गया है, और h का वैल्यू कितना है, ऊंचाई 1.5 मीटर है। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो 10 नीचे हो जाएगा, 10 10 से कट जाएगा, 12 गुने 15 करेंगे 180 जूल हो जाएगा। 180 जूल कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका फार्मूला होता है कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। एफ क्या है, बल है, एस क्या है, विस्थापन है, और थीटा क्या बताता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण बताता है। तो कार्य किस पर निर्भर कर रहा है, तो विस्थापन बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर कर रहा है, और इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया जाएगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो संवेग दिया गया है, संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखना है दोस्तों, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी। एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता है और भूमि तल पर 8 सेकंड में पहुंचता है, तो पहाड़ की ऊंचाई निकालना है। तो समय कितना दिया गया, 8 सेकंड दिया गया है। समय दिया गया है 8 सेकंड। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहाड़ के ऊपर से लड़का पत्थर नीचे गिराता है, यानी यदि ऊपर से नीचे कोई वस्तु या पत्थर यदि गिराया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी पॉजिटिव लेंगे, और यदि कोई वस्तु या पत्थर नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जी नेगेटिव लेंगे। ऊपर से नीचे यदि गिराया जाएगा तो प्लस जी हो जाएगा, नीचे से ऊपर कोई वस्तु या पत्थर फेंका जाएगा तो नेगेटिव जी होगा। ठीक है दोस्तों, अब गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो गति का दूसरा समीकरण h बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि पत्थर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो प्लस जी होता है, तो इस प्लस नहीं रहेगा। यदि नीचे से ऊपर फेंका जाता तो माइनस यहाँ लेते, यानी एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता। तो अब दोस्तों वैल्यू रखेंगे, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और 0 को यदि समय से गुना करेंगे यानी 8 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी का वैल्यू 10 लेंगे और टी 8 सेकेंड है, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 बचे 10, गुना करेंगे 5 गुने 64 तो 320 मीटर हो जाएगा। 320 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहाड़ की ऊंचाई 320 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है और इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियां पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। इस बार दोस्तों शक्ति निकालना है, पावर निकालना है। पावर वर्क क्या होता है, वर्क बटा समय होता है, W/T। अब दोस्तों दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और समय दिया गया है। तो द्रव्यमान और ऊंचाई दिया गया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वर्क बराबर mgh बटा टी। m का वैल्यू कितना है, 40 केजी, g का वैल्यू कितना है 10, t का वैल्यू 5 मीटर, बटा समय कितना दिया गया, 4 दिया गया। 4 दें 40, गुना करेंगे तो 500
वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 500 वाट। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 20 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 20 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इस पर गतिज ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। वैल्यू रखेंगे 1/2। m का वैल्यू कितना दिया गया है? 20 केजी दिया गया है। और v का वैल्यू 5 दिया है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 2 को 20 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे 250 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई लड़का गैस से भरे गुब्बारे छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यदि कोई लड़का गैस से भरे गुब्बारे छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम वेग और किसके बीच संबंध प्रदान करता है? गति का तीसरा नियम वेग और किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो दोस्तों गति के 3 नियम हैं, तीनों नियम को बता देते हैं, सभी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला नियम होता है v बराबर u प्लस AT। v बराबर u प्लस AT होता है। यानी दोस्तों गति का पहला नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेलोसिटी यानी वेग और समय के बीच। गति का दूसरा नियम s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT²। तो गति का दूसरा नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो स्थिति और समय के बीच। स्थिति और समय के बीच गति का दूसरा नियम संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति के तीसरा नियम होता है v² बराबर u² प्लस 2as। यानी गति के तीसरे नियम वेग और किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो वेलोसिटी यानी वेग और स्थिति के बीच। वेग और स्थिति के बीच गति के तीसरे नियम का संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से दिया गया? स्थिति ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो तीनों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? न्यूटन के गति के पहला नियम। न्यूटन के गति के पहला नियम पर व्याख्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व के भी नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक 2 केजी वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल क्या है? टोटल फोर्स क्या होगा निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है m गुने a, मास गुने एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान दिया गया है 2, त्वरण कितना? 4, 4 दूनी 8 न्यूटन हो जाएगा। 8 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो m भी होता है मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। तो इस फार्मूला को याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 20 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगी? 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु
उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। संवेग निकालना है दोस्तों। गतिज ऊर्जा और संवेग से रिलेटेड फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। काइनेटिक एनर्जी कितना है, गतिज ऊर्जा 10 है, P² निकालना है, 2 × m वैल्यू कितना है 20 है। अब दोस्तों 20 दूनी 40 × 10 400 यानी P² बराबर कितना हो जाएगा 400। यदि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा और 400 को रूट से यदि बाहर करेंगे तो 20 हो जाएगा यानी 20 kg/s हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होता है। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होता है यानी सर्वाधिक दूरी तक जाएगा। तो 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, द्रव्यमान दिया गया है। तो भार बराबर फार्मूला क्या होता है mg, मास गुने यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो m का वैल्यू 10 दिया गया है और g का वैल्यू कितना है 9.8 दिया गया है। इसको गुना करेंगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा। भार का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 98 न्यूटन, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों एक फार्मूला याद रखना है कि किसी भी सेल का यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है 2n²। तो यहाँ वो निकालना है तीसरे सेल का यानी n बराबर 3 हो जाएगा। n क्या बताता है नंबर ऑफ सेल, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे 2 × n का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो 18 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है n कक्ष यानी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। n सेल में यानी n सेल में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या इस बार भी निकालना है दोस्तों। अंग्रेजी में सभी कक्ष का यानी सभी सेलों को दर्शाया गया है। तो पहला कक्ष में दर्शाया गया k को, अगला l m n, इसी प्रकार आगे दर्शाया गया है। k पहले कक्ष में होगा यानी पहला सेल होगा, दूसरा में l होगा, तीसरा में m होगा, चौथा में n होगा, इसी तरह से आगे जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यानी n का पूछ रहा है, n कक्ष यानी n सेल का, तो n सेल का 4 है, चौथे नंबर में है, तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बताए हैं 2n²। तो 2 × n का 4 वैल्यू है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों कैल्शियम के एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। पूछ रहा है दोनों साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का, तो दोनों जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। नाभिक में प्रोटॉन 15 है और न्यूट्रॉन कितना है 22 है। द्रव्यमान संख्या निकालना है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करेंगे तो इसका फार्मूला आता है द्रव्यमान संख्या बराबर P+n, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 15 दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 दिया गया है।
तो जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के किस रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो आइसोबार जाना जाता है। तो आइसोबार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। दोस्तों आइसोबार के हिंदी में इसको कहते हैं समभारिक। अब दोस्तों आइसोटोप किसको कहते हैं, तो आइसोटोप यानी समस्थानिक, हिंदी में इसको कहते हैं समस्थानिक। तो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो उसे आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। तो ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है। सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसका फिगर बनाएंगे तो इस तरह से होगा। H एक यहाँ पर H होगा, एक यहाँ पर H होगा, एक यहाँ पर H होगा और एक यहाँ पर H होगा। कितना H है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिग्मा कहाँ होगा, पाई कहाँ होगा। तो डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ पर केवल पाई होगा, डबल बॉन्ड पर पाई होगा और सिग्मा होगा, और सिंगल पर सभी जगह सिग्मा ही होगा। यानी डबल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर, तो यहाँ एक पाई ये हो गया, एक पाई यहाँ हो गया, एक पाई यहाँ हो गया, और यहाँ पर सिग्मा भी होता है, सिग्मा और सिग्मा। अब दोस्तों जो बच गया है सभी पर सिग्मा होगा, यानी सिंगल बॉन्ड पर होगा। तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टोटल कितना सिग्मा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा कितना हो जाएगा, 12, और पाई कितना हो जाएगा, 3, पाई 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 12 और 3। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड पर होता है पाई और सिग्मा दोनों, लेकिन सिंगल पर केवल सिग्मा होता है। इसको याद रखना है, इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व थे, 63 थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 63। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। तो दोस्तों समूह और आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में किसको कहते हैं, तो परपेंडिकुलर जो कॉलम होता है समूह होता है, यानी ग्रुप होता है, और हॉरिजॉन्टल में जो होता है उसको आवर्त कहते हैं। तो समूह कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, 18 होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 18 समूह और 7 आवर्त। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, तो मोसले ने किया। इसको भी याद रखना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होता है, तो याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।